अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलीरा ट्यूटोरियल्स। आज हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन और प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो पहले भी आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं मेनली न्यूट्रिशन में, क्योंकि उनके अंदर कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है कि वो अपना फूड डाइजेस्ट कर सकें। तो इसी तरह से जो एनिमल्स होते हैं या जो भी हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले जो भी एनिमल्स होते हैं, तो उनमें एक सिस्टम डेवलप होता है ताकि वो जो फूड कंज्यूम करते हैं उसको वो डाइजेस्ट कर सकें और उससे एनर्जी जो है रिलीज़ कर सकें। ठीक है, तो जो हमें स्पेशली यहाँ पे ह्यूमन बींग्स के बारे में डाइजेशन पढ़ना है कि ह्यूमन बींग्स में स्पेशली डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है। तो हम जानते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो ओमनीवोर होते हैं, दैट मीन्स कि वो वेजिटेरियन भी होते हैं और नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं। तो ओमनीवोर्स के वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन होने की वजह से इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है वो इसी तरह से डिज़ाइन किया होता है। ठीक है, तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है मेनली ह्यूमन बींग्स में वो एलिमेंट्री कैनाल का बना होता है। ठीक है, और ये एलिमेंट्री कैनाल जो होता है अबाउट 9 मीटर लॉन्ग होता है, 9 मीटर लॉन्ग। ठीक है, ये यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर है। ये माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे एंड हो जाता है। तो माउथ से लेकर एनस तक के जो इसके डिस्टेंस होते हैं अबाउट 9 मीटर लेंथ होती है इसकी। ठीक है, ये क्या है, ये एक ट्यूब्यूलर पैसेज है। इट इज़ अ ट्यूब्यूलर पैसेज जो स्टार्ट होता है माउथ से और एंड हो जाता है एनस पे। तो माउथ से लेकर एनस तक के बीच में इससे बहुत सारे ऑर्गन जो है कनेक्टेड होते हैं, जिनमें पूरा डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। तो कौन कौन से ऑर्गन कनेक्टेड होते हैं वो हम देखेंगे। तो पहला है माउथ, माउथ से ही डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है बकल कैविटी, फेरिंग्स, ओसोफेगस जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। एनस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इसके आगे एक एक करके हम ये देखेंगे कि माउथ में क्या होता है, कैसे डाइजेशन का प्रोसेस होता है, फिर बकल कैविटी में क्या होता है एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि माउथ में क्या होता है। माउथ में ही डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो माउथ के बारे में पहले हम लोग जानेंगे, माउथ कहाँ किसे कहेंगे, माउथ क्या है। तो जो नोज़ और चिन के बीच का जो एरिया होगा, नोज़ और चिन के बीच का जो स्पेस है वो माउथ कहलाता है, और ये टू सॉफ्ट लिप्स से बाउंडेड होता है। ठीक है, दूसरा इसका फंक्शन क्या है, ये स्पीच में भी हेल्प करता है, और जो हम फूड इनटेक करते हैं तो सबसे पहले हम अपने माउथ में ही इनटेक करते हैं। तो माउथ में मेनली क्या होता है कि फूड का इनटेक होता है, स्पीच में हेल्प करता है एंड ऑल दिस थिंग्स। अब क्या है इसके अलावा, नेक्स्ट प्रोसेस है बकल कैविटी। तो बकल कैविटी क्या है, एक स्पेस है जो स्टार्ट्स होता है माउथ से फेरिंग्स तक, जो प्रेजेंट रहता है 2 जॉज के बीच में। ठीक है, अपर एंड लोअर जॉज के बीच में जो स्पेस होता है, जैसे जो हम खाना इनटेक करते हैं और जो एक हमें स्पेस सरफेस एरिया हमें प्रोवाइड कराता है जिसमें हम खाना चबा पाएँ अच्छे से, तो उसी को हम कहते हैं बकल कैविटी। ठीक है, तो इस बकल कैविटी में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, इस बकल कैविटी में टंग प्रेजेंट रहता है, टीथ और सैलिवरी ग्लैंड, यानी कि ये तीनों चीज़ें जो हैं वो बकल कैविटी में ही प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, तो टंग का काम क्या है, टंग का काम हम जानते हैं कि ये क्या करता है, फूड की मिक्सिंग करता है और प्लस हमारे फूड के टेस्टिंग में ये हेल्प करता है। इससे इसका बेनिफिट क्या है कि हम जब फूड को टेस्ट करते हैं तो अगर कोई डिकेइंग फूड होगा तो उसके टेस्ट से हमें पता चल जाए कि ये फूड ख़राब है। तो टेस्ट का भी अपना एक अलग मैकेनिज़्म है। ठीक है, तो मिक्सिंग ऑफ फूड क्या मिक्स करता है ये। ठीक है, तो ये मिक्स क्या करता है, तो जो सलाइवा प्रोड्यूस होता है उस सलाइवा को ये पूरे फूड में मिक्स करता है ताकि सलाइवा में जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो पूरे फूड में प्रॉपर तरह से वो मिक्स हो जाए। ठीक है, प्लस ये टेस्टिंग का काम करता है। सेकेंड पे टीथ हम जानते हैं ये क्या करता है, इसका एक ही काम है, ये चर्न या ग्राइंड करता है फूड को। जो फूड हम खाते हैं उसे ये अच्छी तरह से क्या कर देता है, पीस देता है, ग्राइंड कर देता है। नेक्स्ट बकल कैविटी में क्या प्रेजेंट रहेगा, सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड बकल कैविटी में 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। पहला
पैरोटिड। पैरोटिड हम किसे कहेंगे? अगर ईयर्स के नीचे, बिलो ईयर्स जो सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है उसे हम पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। और सब मैक्सिलरी कहते हैं जो लोअर जॉ के एंगल पे प्रेजेंट होता है, ये लोअर जॉ इसके एंगल पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और सब लिंगुअल कहते हैं जो टंग के नीचे प्रेजेंट रहता है, बिलो टंग। तो हमारे बकल कैविटी में थ्री पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स ओपन्स होते हैं, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल्स। इनकी पोजीशन के बेसिस पे ये नाम इनको दिया गया है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि और सलाइवरी ग्लैंड्स में कौन कौन से एंजाइम्स और क्या प्रेजेंट होते हैं। सिक्रीट करता है, तो सबसे पहले ये सिक्रीट करता है सलाइवा। हम जानते हैं कि ये सलाइवा सिक्रीट करता है और सलाइवा में क्या प्रेजेंट रहता है? तो सबसे पहले वाटर, सलाइवा में वाटर प्रेजेंट रहता है। सेकेंड म्यूकस, थर्ड एक एंजाइम्स प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं लाइसोजाइम, एंड फोर्थ वन इज एमाइलेज जिसको हम टाइलिन भी कहते हैं, ठीक है। पी साइलेंट है, इसको पटाइलिन नहीं पढ़ेंगे, एमाइलेज का ही दूसरा नाम टाइलिन होता है। तो सलाइवा जो हम थूक कहते हैं, जिसे जो हमारे माउथ में सिक्रीट होता है, अबाउट 1 लीटर 1 to 1.5 लीटर सलाइवा एवरी डे, पर डे प्रोड्यूस होता है, पर डे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। हमारे माउथ में इतना सलाइवा प्रोड्यूस होता है। तो वाटर क्या कहते हैं? हम जो भी खाना खाते हैं उसमें वाटर और म्यूकस जो कि एक चिपचिपा सा कोई सब्सटेंस होता है, तो हमारे फूड के साथ मिक्स हो जाता है। प्लस ये लाइसोजाइम क्या करता है? ये लाइसोजाइम जो हमारे फूड में, ये एंटी बैक्टीरियल एंजाइम्स होता है, तो जो फूड में हमारे कोई बैक्टीरिया वगैरह अगर प्रेजेंट होगा तो उसको ये किल कर देता है, ठीक है। अमाइलेज क्या करता है कि ये स्टार्च की ब्रेकडाउनिंग में हेल्प करता है। जो फूड हम खाते हैं उसमें मेनली कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन का ही डाइजेशन होता है। तो स्टार्च इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो माउथ में सबसे पहले स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट होता है, ना ही प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है और ना ही फैट का डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो अमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को ब्रेक कर देता है, किसमें? माल्टोज प्लस डेक्स्ट्रिन में, ठीक है। तो ये स्टार्च जो है, ये एमाइलेज इसको ब्रेक कर देता है माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में। तो ये अमाइलेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि माउथ में ही अगर हम फूड अच्छे से नहीं चबाएंगे तो हम वो जो सलाइवा में ये जो एंजाइम्स प्रेजेंट है वो हमारे फूड में अच्छे से मिक्स नहीं होगा। और अगर हम जल्दी जल्दी किसी फूड को खा लेते हैं तो प्रॉपर तरह से स्टार्च का जो है डाइजेशन नहीं हो पाएगा, और वो उस फूड में सही से म्यूकस नहीं मिक्स हो पाएगा, वाटर सही से वो स्लिपरी नहीं बन पाएगी। इसकी वजह से वो हमारे गले में क्या होता है? अटकता है, फूड पाइप में जाकर वो अटकता है, ठीक है। तो इसलिए फूड को अच्छे से जो है चबाकर खाना चाहिए। तो सबसे पहले माउथ में, सलाइवा में जो अमाइलेज प्रेजेंट होगा वो क्या करेगा? स्टार्च का डाइजेशन करेगा। तो चूँकि हम बहुत देर तक खाना चबा नहीं सकते हैं, हमारे मुंह में दर्द हो जाएगा और प्लस और भी बाकी खाने के लिए रहता है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि आगे भी ये जो बाकी पूरे स्टार्च का जो है ब्रेकडाउनिंग नहीं होती है, सिर्फ अबाउट 30 to 40% स्टार्च ही ब्रेक हो पाता है। यानी कि जो कंप्लीट स्टार्च हम ले रहे हैं उसमें से सिर्फ 30 to 40% स्टार्च ही ब्रेक होता है, और बाकी का स्टार्च जो है वो हमारे इंटेस्टाइन में ब्रेक होगा। तो ये बात हम याद रखेंगे कि हमारे माउथ में जो सबसे पहले जो ब्रेक होता है, जिसका डाइजेशन स्टार्ट होता है, वो है स्टार्च, इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और जिसका 30 to 40% ही जो है वो ब्रेक डाउन हो पाता है, बाकी का इंटेस्टाइन में होता है। सलाइवरी ग्लैंड के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो फेरिंग्स का है। यहाँ इस पिक्चर में हम देख रहे हैं जो फेरिंग्स की लोकेशन होती है वो यहाँ पे होती है, इस जगह पे, ठीक है। तो ये जो कॉमन पैसेज होता है माउथ का भी और एयर का भी, यानी नॉस्ट्रल से जो हम एयर इनहेल कर रहे हैं और जो फूड से, माउथ से जो फूड खा रहे हैं, तो इन दोनों का कॉमन पैसेज होता है, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये कॉमन पैसेज है किसका? फूड का और एयर का भी। तो अगर ऐसा हो कि जो हम खाना खाएं वो क्या हो कि ट्रैकिया में चला जाए, तो इससे क्या होगा कि एक ऐसा टाइम आएगा कि फूड जो है हमारे लंग्स में
ट्रैप हो जाएगा, जिससे डेथ होने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए फेरिंग्स के पास क्या होता है, एक एपिग्लॉटिस स्ट्रक्चर होता है जो एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक ढक्कन की तरह। तो वो जब भी हम खाना खाते हैं तो वो क्या करता है, ट्रैकिया को क्लोज कर देता है, ठीक है। जब भी फूड उससे पास होगा तो वो ट्रैकिया को क्लोज कर देगा, और जब हम सांस लेंगे तो वो फूड पाइप को क्लोज कर देगा। तो ये ओपन और क्लोज होता रहता है। तो फेरिंग्स का फंक्शन यही है कि वो फूड को फूड पाइप में जो है सेंड कर दे और एयर को ट्रैकिया में सेंड कर दे। तो इसका यही काम होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है एसोफेगस, यानी फेरिंग्स के बाद जो फूड है वो एसोफेगस में एंटर कर जाता है। तो एसोफेगस क्या है, एसोफेगस जो है वो फेरिंग्स से स्टमक तक के डिस्टेंस को हम एसोफेगस कहते हैं। तो एसोफेगस क्या होता है, ये बहुत ही पतला होता है, बहुत ही नैरो होता है और मस्कुलर ट्यूब होता है, यानी कोई बोन्स इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। बहुत ही सॉफ्ट होता है और इसकी जो लेंथ होती है अबाउट 25 सेंटीमीटर होती है, यानी इतना ही ये लंबा होता है, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होता है, ये माउथ से स्टार्ट होता है और स्टमक पे जाके एंड हो जाता है। इसमें कोई भी डाइजेशन प्रोसेस नहीं होता है, कोई भी एंजाइम्स, कोई भी सिक्रीशन इसके अंदर नहीं होता है, बल्कि जो सलाइवा जो हमारे फूड में मिक्स है वो डाइजेशन प्रोसेस यहाँ पे कंटिन्यू रहता है। एक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज कंटिन्यूज इन फूड पाइप, तो वो वहाँ पे स्टॉप नहीं होता है। तो चूँकि फूड पाइप जो होता है कि वो क्या होगा, बहुत ही स्मूथ मसल्स का बना होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो जहाँ पर फूड पास करता है तो ये क्या होता है, एक्सपैंड कर जाता है। जैसे यहाँ पे फूड आया तो ये क्या हो गया, एक्सपैंड कर गया। फिर जब फूड यहाँ से गुजरा तो ये नॉर्मल हो गया, फिर ये एक्सपैंड हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से ये एक्सपैंड रिलैक्स एक्सपैंड रिलैक्स एक्सपैंड रिलैक्स होता रहता है। तो इसी के इस मूवमेंट को एक्सपेंशन रिलैक्सेशन एक्सपेंशन रिलैक्सेशन अल्टरनेट मूवमेंट चलते रहते हैं, जिसकी वजह से फूड पास होता है। तो फूड जो है वो पुश होता है, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, तो जिस मूवमेंट को हम पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। यानी कि ओसोफेगस में कोई भी डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है, बल्कि जो फूड पास होता है स्टमक में तो एक मूवमेंट होता है जिसको हम पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। यानी जहाँ पे फूड होगा वो एक्सपैंड हो जाएगा, फिर रिलैक्स, फिर एक्सपैंड, तो इस मूवमेंट को हम पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। तो ये हमारा था फेरिंग्स, ओसोफेगस, और इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे स्टमक। तो स्टमक होता है क्या, ये एक लार्ज शेप स्ट्रक्चर होता है, जे शेप्ड होता है और मस्कुलर ऑर्गन होता है एलिमेंट्री कैनाल का, थिक होता है ये बहुत, ठीक है। और इसके अंदर यानी स्टमक के अंदर स्टमक के वॉल पे बहुत सारे ब्रांच ट्यूबुलर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं। ये मेनली 4 टाइप्स के होते हैं, पेप्सिन, रेनिन, HCl एंड म्यूकस। तो पेप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। यानी कि जो हमने फूड खाया था, माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हुआ था और स्टमक में अब सेकंड प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो गया है। लेकिन चूँकि हर वक्त हम प्रोटीन नहीं खाते हैं तो ये हमेशा एक्टिव फॉर्म में नहीं रहता है, ये अपने इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, जिसको हम कहते हैं पेप्सिनोजेन। यानी जब हम अपने फूड में कोई प्रोटीन इनटेक करते हैं तब ये पेप्सिनोजेन एक्टिव हो जाता है अपने रियल फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं पेप्सिन, और वो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। तो रेनिन जो होता है ये मेनली चिल्ड्रन में प्रेजेंट रहता है, बहुत छोटे बच्चों में जो मिल्क कंज्यूम करते हैं तो या जो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो उनमें ये रेनिन प्रेजेंट होता है। और ये रेनिन जो पेप्सिन का काम है वही रेनिन का काम है, बट एडल्ट में ये एब्सेंट होता है, ठीक है। HCl का काम क्या है, तो HCl का काम है एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये जो पेप्सिन है ये कहता है ये ओनली एसिडिक मीडियम में ही एक्टिव होगा। तो इसका कहना है कि हम एक्टिव तभी होंगे जब हमको एसिडिक मीडियम मिलेगा, तो इसलिए HCl सिक्रीट होता है। क्योंकि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जिसका pH 1 to 2 होता है, ठीक है। तो इसके अलावा ये क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है, और साथ ही जो सलाइवा जो मिक्स था फूड में, जो सलाइवरी अमाइलेज का जो एक्शन चल रहा था, जो फूड आया है स्टमक में, तो उसके एक्शन को ये स्टॉप कर देता है, ठीक है। और स्टॉप करने का मकसद इसका ये है कि अब ये इस फूड में अपना जो गैस्ट्रिक जूस है उसको मिक्स करेगा।
तो अब मेन काम जो है HCl का वो है एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराना। तो पेप्सिनोजेन, चूँकि ये जो पेप्सिन है वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, तो पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में था और जैसे ही HCl एसिडिक मीडियम इसको मिला वो पेप्सिन यानी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। उसी तरह प्रोरेनिन अपने इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, जैसे HCl प्रिसिक्रीट होता है तो ये जो रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो और इसके बाद नेक्स्ट है कि म्यूकस क्या करता है, वो स्टमक की लाइनिंग को बचाता है HCl से और पेप्सिन के एक्शन से। म्यूकस का काम बस यही है कि जो ये हाईली एसिडिक होता है जिससे ये स्टमक की वाल को प्रिवेंट करता है, डैमेज होने से बचाता है। स्टमक में जो फूड आता है वो क्या होता है, उसमें बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेस मिक्स हो जाते हैं जिसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और उसका स्टेट भी चेंज हो जाता है। तो मेनली स्टमक का फंक्शन क्या होता है, तो स्टमक के फंक्शन में हम देखेंगे कि वो उसका मेन काम होता है फूड स्टोर करना और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो फूड स्टोर करने का जो उसका फंक्शन है वो हमारे लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि जितनी देर हमारे स्टमक में फूड स्टोर रहता है हमें हंगर की फीलिंग नहीं होती है। कि अगर ऐसा हो कि ये फूड को स्टोर ही ना करे, यानी कि जो भी फूड यहाँ से आए वो सारा का सारा इसमें पास होता चला जाए और कुछ भी यहाँ पे रुके नहीं, तो हमारा पेट जो है वो हमेशा खाली रहेगा और हमें हमेशा हंगर वाली फीलिंग आती रहेगी। तो ये क्या करता है, फूड के स्टोरेज करता है। जैसे जो फूड हम खाते हैं तो उसमें मेनली जो हम डाइजेस्ट करते हैं वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो हमारे फूड में प्रेजेंट होता है उसके डाइजेशन में अबाउट 1 आवर का टाइम लगता है। ठीक है, और मेनली जो उसके बाद सेकेंड न्यूट्रिएंट्स है वो है फैट। तो फैट के डाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, अबाउट 3 to 6 आवर का टाइम लग जाता है। ठीक है, और प्रोटीन के डाइजेशन में लगभग 3 आवर का टाइम लगता है। तो इस हिसाब से हम देखें तो फूड जो है हमारे स्टमक में 3 से 4 घंटे 5 घंटे मैक्सिमम जो है वो स्टोर रह सकता है। इसीलिए हमेशा हमें 4 से 5 घंटे के बाद जो है हमारा पेट खाली हो जाता है और हमें भूख लगने लगती है। ठीक है, तो एक काम तो इसका स्टमक का ये हो गया। दूसरा ये क्या करता है, जो क्योंकि हमने माउथ में जो फूड को चर्न करते हैं तो वो उतनी अच्छी तरह से नहीं हो पाता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा देर फूड को नहीं च्यू कर सकते हैं। तो उसके लिए जो स्टमक में जब फूड जाता है तो उसका पार्शियल डाइजेशन वहाँ पे होता है, कंप्लीट डाइजेशन स्टमक में नहीं होता है, ये हमें याद रखना होगा। तो पार्शियल डाइजेशन जो फूड का होता है तो वो कैसे होता है, उसमें जितने गैस्ट्रिक जूसेस मिलते हैं तो वो उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी अभी हमने देखा कि जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं उनमें पेप्सिन प्रेजेंट होता है जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ठीक है, अब फैट का डाइजेशन स्टमक में नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट का तो स्टमक में ही माउथ में ही स्टार्ट हो गया था, स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, तो स्टमक में भी पार्शियल डाइजेशन होता है। ठीक है, और क्या होता है, चर्निंग होती है। चर्निंग का मतलब क्या हुआ कि मसल्स जो होते हैं स्टमक के वो कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं और उनमें क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस मिक्स होता है जिसकी वजह से जो फूड के लार्ज पीस होते हैं वो स्मॉल पीस में ब्रेक हो जाते हैं और इस तरह से फूड की चर्निंग हो जाती है। जब फूड की चर्निंग हो जाती है तो फूड जो है बहुत ही स्लिपरी फॉर्म में आ जाता है, सेमी लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं काइम। उस स्टेज के फूड को हम कहते हैं काइम, जो बहुत ही लिक्विड फूड हो जाता है। ठीक है, तो काइम का ये रेगुलेशन करता है। काइम का रेगुलेशन कैसे करता है, जैसे कि जो फूड इसके अंदर आया और इसके अंदर इस फूड में क्या हुआ, बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेस मिक्स हो गए, चर्निंग इसकी हो गई और अब ये फूड क्या हो गया, पिस गया है, बहुत अच्छे से फ्लूइडी हो गया है, तो उसको कहेंगे हम लोग काइम। अब यहाँ पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर, ये स्फिंक्टर भी एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये स्फिंक्टर क्या करता है, ये ओपन होता है और थोड़ा सा काइम जो है ड्यूडेनम में जाता है और फिर ये स्फिंक्टर क्लोज हो जाता है। तो इस तरह से एक बार में
फूड जो है वो इंटेस्टाइन में पास नहीं होता है, ये स्फिंक्टर इसको रेगुलेट करता है। तो इसीलिए जो स्टमक का फंक्शन होगा वो काइम को रेगुलेट भी करेगा, यानी एक बार में अचानक से सारा फूड इंटेस्टाइन में सेंड नहीं कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से जो पार्शियल डाइजेस्टेड फूड होते हैं जिसको हम काइम कहते हैं, उसका भी स्टमक रेगुलेशन करता है, उसको भी रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्या है, एब्जॉर्प्शन। तो स्टमक में एब्जॉर्प्शन भी होते हैं। तो एब्जॉर्प्शन जो होगा उसमें हम क्या देखेंगे, जैसे ग्लूकोज बहुत ही सिंपल है, मिनरल्स, ड्रग्स, अल्कोहल्स, ये सारी चीज़ें हमारे स्टमक में जाकर क्या हो जाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो हमने देखा कि स्टमक का फंक्शन क्या होता है। अब हम ओवरऑल देखेंगे जो फूड स्टमक में आया तो उसमें कौन कौन से रिएक्शन हुए, यानी गैस्ट्रिक जूसेस किस किस के साथ मिक्स हुआ और कौन कौन से रिएक्शन हुए देखेंगे। यानी अब स्टमक में जो डाइजेशन का प्रोसेस वो कंप्लीट हो गया है। अब जो फूड है वो कहाँ एंटर कर रहा है, ड्यूडेनम में एंटर कर रहा है, और ये ड्यूडेनम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो इससे पहले हम एक ब्रीफ में देखेंगे कि स्टमक में कौन कौन सा डाइजेशन हुआ और कौन कौन से डाइजेशन रिएक्शन हुए। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पेप्सिन एंजाइम्स प्रेजेंट रहता है, जो कि इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजेन में रहता है, जिसको एक्टिव करता है HCl। तो ये सारी रिएक्शन हम देख चुके हैं, ठीक है। तो ये प्रोटीन को ये पेप्सिन किस चीज़ में कन्वर्ट कर देता है, ये कन्वर्ट कर देता है पेप्टोन में प्लस प्रोटीएजेस में, ठीक है। तो ये पेप्सिन को कन्वर्ट कर देता है पेप्टोन में और प्रोटीएजेस में। इसके अलावा हमने एक देखा था कि रेनिन एक सब्सटेंस होता है, ठीक है, वो अपने इनएक्टिव फॉर्म प्रोरेनिन में रहता है। तो वो क्या करता है, तो हमने आपको बताया था कि जो रेनिन होता है वो स्पेशली चिल्ड्रन में एक्टिव होता है। तो चिल्ड्रन जो बेबी मिल्क फीड करते हैं, तो मिल्क जो होता है क्या, एक केसीन एक सब्सटेंस होता है, सॉल्युबल प्रोटीन होता है जो मिल्क में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो बेबी जो होते हैं वो मेनली मिल्क ही कंज्यूम करते हैं, यानी मतलब फूड नहीं खाते हैं वो। तो ये केसीन जो होता है इसको रेनिन क्या करता है, ये रेनिन केसीन को पैरा केसीन में चेंज कर देता है, जो कि इनसॉल्युबल होता है, ठीक है, इनसॉल्युबल प्रोटीन होता है। तो इससे क्या होता है कि जब ये केसीन जो कि सॉल्युबल प्रोटीन होता है जो मिल्क में प्रेजेंट होता है, और ये एक्टिव रेनिन इसको किस में चेंज कर देता है, पैरा केसीन में चेंज कर देता है जो इनसॉल्युबल होता है। तो इससे मिल्क का कडल बन जाता है, जिससे बेबी के जो स्टमक में वो मिल्क काफ़ी देर तक स्टे करता है, जिससे उसको बहुत जल्दी भूख नहीं लगती, और फिर इस इनसॉल्युबल प्रोटीन पे पेप्सिन एक्ट करता है, यानी कि फिर ये वाला रिएक्शन होगा। तो ये रिएक्शन मेनली जो है चिल्ड्रन में होते हैं, एडल्ट में नहीं होते हैं। तो ये दो रिएक्शंस मेनली स्टमक में प्रोटीन का ही डाइजेशन होता है, स्टार्च का डाइजेशन माउथ में स्टार्ट होता है, और अभी तक फैट का डाइजेशन स्टार्ट नहीं हुआ। तो हमने फंक्शन में देखा था कि स्टमक में ओनली पार्शियल डाइजेशन ही होता है, कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है। तो हमारा स्टमक कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये ही है हमारा मेजर डाइजेस्टिव ऑर्गन या डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, यहीं पे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है। क्या होता है यहाँ पे, तो ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल का जो 9 मीटर लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल होता है, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है ये। तो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट जो ये होता है, तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, या हर्बीवोर है या कार्निवोर है या ओमनीवोर है। तो ये ऑर्गेनिज्म पे इसकी लेंथ डिपेंड करती है, जिससे हर्बीवोर में इंटेस्टाइन की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो सेलुलोज खाते हैं, और सेलुलोज को डाइजेस्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि वो रिजिड स्ट्रक्चर होता है। कार्निवोर में देखा गया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ उतनी ज़्यादा नहीं होती है, और ओमनीवोर में ना ज़्यादा होती है ना कम होती है। तो ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म कैसा है। चूँकि हम ह्यूमन बींग्स में पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन बींग्स में जो इसकी लेंथ होती है अबाउट 6 मीटर होती है, 6 मीटर लेंथ इसकी होती है, और 2.5 से 3 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है, डायमीटर होता है।
और ये बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होता है क्योंकि हमारी हाइट ही बहुत ही मैक्सिमम 2 मीटर होगी और हमारे अंदर 9 मीटर लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल को फिट करने के लिए बहुत ही हाईली कॉइल फॉर्म में रहता है, जिसकी वजह से स्पेस रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। और यहीं पर जो जितने भी मेजर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस होते हैं वो सब के सब स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ कौन कौन से एंजाइम सिक्रीट होते हैं और यहाँ क्या क्या प्रोसेस होता है। स्टमक के बाद जो है यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रहा है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से हम देख रहे हैं इस फिगर में कि लीवर अटैच्ड है और पैनक्रियास अटैच्ड है। तो यहाँ इंटेस्टाइन में अपने इंटेस्टिनल ग्लैंड्स भी होते हैं और प्लस ये लीवर का भी सिक्रीशन रिसीव करता है और पैनक्रियास का भी सिक्रीशन रिसीव करता है। लीवर और पैनक्रियास को तो हम जानते ही कि ग्लैंड्स होता है, लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड। इंटेस्टिनल ग्लैंड को हम सकस इंटरेकस भी कहते हैं, सकस इंटरेकस, ठीक है। और उसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि बहुत ही लॉन्ग होता है, अबाउट 6 मीटर लॉन्ग होता है, तो इसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट वन इज़ ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो ड्यूडेनम जो होता है वो मेन पार्ट होता है जहाँ पर मेजर डाइजेशन का प्रोसेस कंटिन्यू होता है। तो ड्यूडेनम यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये पार्ट है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, ये अबाउट 25 सेंटीमीटर ही लॉन्ग होता है। इस पूरे 6 मीटर में ये 25 सेंटीमीटर ही लॉन्ग होता है। और इस ड्यूडेनम में ही हम देख रहे हैं कि लीवर और पैनक्रियास का सिक्रीशन आ रहा है। तो ड्यूडेनम क्या करता है, ये सिक्रीशन रिसीव करता है कहाँ से, लीवर से भी और पैनक्रियास से भी, यानी लीवर के भी एंजाइम्स और पैनक्रियास के भी एंजाइम जो हैं वो ड्यूडेनम में आते हैं। और किसके थ्रू आते हैं, हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू आते हैं। हेपाटो मीन्स लीवर, पैनक्रियाटिक मीन्स पैनक्रियास, यानी कि एक कॉमन डक्ट होता है, एक कॉमन नली होती है जिससे लीवर का भी सिक्रीशन यहाँ आ रहा है और पैनक्रियास का भी सिक्रीशन यहाँ आ रहा है। तो उस डक्ट को हम कहते हैं हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट। तो अब हम देखेंगे कि जो ड्यूडेनम है वो जो लीवर और पैनक्रियास से कौन कौन से एंजाइम सिक्रीट करता है। तो ड्यूडेनम जो है वो रिसीव करता है सिक्रीशन लीवर से और पैनक्रियास से। तो लीवर हम जानते हैं कि ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है और क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है जो एल्कलीन नेचर का होता है। बाइल जूस कैसा होता है, एल्कलीन नेचर का होता है, ठीक है। तो एल्कलीन नेचर का ये इसलिए होता है क्योंकि पैनक्रियास से जो एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं वो जो है क्योंकि स्टमक से जो फूड आ रहा है वो एसिडिक नेचर का है और ये जो एंजाइम्स जो पैनक्रियास से सिक्रीट हो रहे हैं वो उनको एल्कलीन मीडियम चाहिए एक्टिव होने के लिए। जिस तरह से पेप्सिन को एक्टिव होने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए था, उसी तरह से पैनक्रियास के एंजाइम्स को एक्टिव होने के लिए एल्कलीन मीडियम चाहिए होता है। तो इसलिए लीवर जो है वो बाइल जूस सिक्रीट करता है जिससे कि अब जो ड्यूडेनम का जो मीडियम है वो एल्कलीन हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा भी लीवर बहुत सारी चीज़ें सिक्रीट करता है, स्टोर करता है, लॉट्स ऑफ फंक्शन होते हैं लीवर के, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है, जो है बहुत सारे फॉरेन सब्सटेंस को भी ये किल करता है। तो बहुत सारे लीवर के और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो पैनक्रियास जो से कि सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, ये पैनक्रियाटिक जूस, हालांकि हम जानते हैं कि पैनक्रियास हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है, बट जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से हार्मोन्स किस ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। यहाँ पे हमें हार्मोन्स के बारे में नहीं पढ़ना। तो पैनक्रियास सिक्रीट करता है ट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक एमाइलेज और लाइपेज। तो ट्रिप्सिन यानी कि स्टमक में हमने देखा था कि जो प्रोटीन था वो पेप्टोन में ब्रेक हुआ था, यानी कंप्लीट डाइजेशन अभी नहीं हुआ था। तो यहाँ पे ये जो पेप्टोन प्लस प्रोटीजेज और भी जो प्रोटीन होगा उसको ये ट्रिप्सिन पेप्टाइड में जो है ब्रेक कर देगा, यानी कन्वर्ट कर देगा। और जो स्टार्च माउथ में 30 to 40% ही ब्रेक हुआ था माल्टोज में, यानी बाकी स्टार्च जो माउथ में ब्रेक नहीं हो पाए थे वो यहाँ पर पैनक्रियाटिक एमाइलेज, जो सलाइवरी एमाइलेज था, यहाँ पे वो पैनक्रियाटिक एमाइलेज के थ्रू वो माल्टोज में ब्रेक हो जाएंगे
और थर्ड जो कि फ़ैट का डाइजेशन अभी तक नहीं हुआ था, तो जो ये लाइपेज एंजाइम्स होता है, ये लाइपेज एंजाइम अल्कलीन मीडियम में ही वर्क करता है। तो इस लाइपेज को एक्टिव करने के लिए ही ये बाइल जूस सिक्रीट होता है जो अल्कलीन मीडियम का होता है। तो ये फ़ैट को, ये लाइपेज क्या करता है, ये फ़ैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। यानी कि इस ब्रेक होने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन। यानी कि जब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक हो जाता है तो उसे हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। लीवर और ड्यूडेनम के बाद जो इंटेस्टिनल जूस होते हैं वो इस डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो लीवर से क्या सिक्रीशन हुआ और पैनक्रियास से क्या सिक्रीशन हुआ, और ये दोनों ने अपने सिक्रीशन को फूड में मिक्स किया और फूड का डाइजेशन हुआ। लेकिन अभी भी पूरी तरह से डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। कुछ इंटेस्टिनल जूस होते हैं जो डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, जैसे पेप्टाइडेजेस, सुक्रेज, माल्टेज एंड लैक्टेज। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो इंटेस्टिनल जूस होते हैं उनको हम सकस एंट्रेकस भी कहते हैं, जो इंटेस्टाइन के ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। जैसे कि जो पेप्टोन को ट्रिप्सिन ने पेप्टाइड्स में ब्रेक किया था, अब वो पेप्टाइड्स को ये पेप्टाइडेजेस अमीनो एसिड में ब्रेक कर देगा, जो कि फाइनल ब्रेक डाउनिंग है प्रोटीन की। उसी तरह से सुक्रोज को सुक्रेज जो है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में, माल्टोज को माल्टेज एंजाइम जो है ग्लूकोज में ब्रेक कर देगी, और लैक्टोज को लैक्टेज एंजाइम जो है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक कर देगा। तो यहाँ पर जो ड्यूडेनम है और ये जो इंटेस्टाइन है, यहाँ पर लगभग 100% अबाउट सारे डाइजेशन के प्रोसेस हो चुके हैं। फूड जो है अपने न्यूट्रिएंट मतलब स्मॉलर फॉर्म में ब्रेक हो चुका है। अब जो बारी आती है वो है विलाई की। तो विलाई जो है इंटेस्टाइन के वॉल पे कुछ इस तरह से फेदर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो पूरे वॉल पे ये प्रेजेंट रहता है, और डाइजेस्टेड फूड इसी विलाई के थ्रू एब्जॉर्ब होकर ब्लड में पहुंच जाता है, और ब्लड के थ्रू जो है न्यूट्रिएंट्स पूरे हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो ये विलाई क्या होता है, ये विलाई एक बहुत ही स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, और इस विलाई के अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको लैक्टिल ब्लड वेसल कहते हैं। ये बहुत ही स्मॉल, बहुत ही थिन होते हैं, जो शायद हमें नेकेड आई से नज़र भी नहीं आएंगे। तो ये मान लीजिए कि ये हमारा जो इंटेस्टाइन है, और यहाँ से फूड डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू इस ब्लड वेसल्स में एंटर कर जाता है, और फिर यहाँ से जो है ये फाइनल ब्लड सिस्टम में एंटर कर जाता है। तो इस तरह से जो डाइजेस्टेड फूड है पूरी तरह से वो हमारे ब्लड में विलाई के थ्रू जो है वो पहुँच जाता है। तो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी भी एक जो है स्टेप बाकी है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का है। तो हमने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एक भी कोई ऐसी चीज़ अब नहीं बची है जो डाइजेस्ट ना हुई हो, यानी कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो चुका है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो फूड है यहाँ से वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसकी लेंथ स्मॉल इंटेस्टाइन से तो कम होती है, लेकिन उसकी जो विड्थ होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ज़्यादा होती है। तो इसकी जो टोटल लेंथ होती है वो अबाउट 1.5 to 2 मीटर लॉन्ग होती है, यानी 1.5 से 2 मीटर लंबा होता है ये, और इसकी जो डायमीटर होता है वो 4 to 6 सेंटीमीटर होता है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, क्योंकि यहाँ पे अब कोई डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होना है, क्योंकि सारे डाइजेशन प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन अनडाइजेस्टेड फूड को रिसीव करता है। तो अनडाइजेस्टेड फूड जब ये रिसीव करता है तो इसके साथ उस फूड में म्यूकस प्लस वाटर भी प्रेजेंट होते हैं। चूँकि वाटर हमारी बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल सब्सटेंस है, तो बॉडी वाटर को जो है लूज़ करना नहीं चाहती है। तो इसलिए ये इसका मेन फंक्शन क्या हो जाता है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन चूँकि हमें एक बात याद रखनी है कि लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है, कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंजाइम्स कुछ भी प्रोड्यूस नहीं होते हैं। ये ख़ास के स्पेशलाइज्ड होता है, ये स्पेशलाइज्ड होता है वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए। इसका मेन फंक्शन क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब करना,
किससे? अनडाइजेस्टेड फूड से। ठीक है, तो इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन को किया गया था, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। तो जिस तरह से आप ये देख रहे हैं, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ये वाला ये पार्ट, तो कोलन, सीकम बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, कोलन ही इसका लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, जिसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक को हम कहते हैं असेंडिंग कोलन, और यहाँ से यहाँ तक को हम कहते हैं ट्रांसवर्स कोलन, और फिर यहाँ से यहाँ को हम कहेंगे डिसेंडिंग कोलन। तो यानी कोलन जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, जिसको हम इस तरह से इसके अलग अलग नाम रखते हैं। तो सीकम में जनरली क्या होता है, हम देखते हैं कि ये अपेंडिक्स जो है इससे अटैच होता है, जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, और कोलन जो है इसका सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, और यहीं पर वाटर एब्जॉर्ब होता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कोलन में ही फीकल मैटर में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद फाइनली चूँकि अब जितने भी हमारे अनडाइजेस्टेड फूड से जो वाटर था वो सब कुछ एब्जॉर्ब हो चुका है, अब अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो फीकल मैटर में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब फाइनली जो लास्ट पार्ट होगा रेक्टम, तो रेक्टम क्या है? लास्ट पार्ट है जो बाहर की तरफ ओपन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एनस, यानी कि ये रेक्टम और ये एनस के थ्रू फाइनली अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है वो बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे एंड हो जाता है। तो इस पूरे माउथ टू एनस तक की जो जर्नी होती है, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स का पार्टिसिपेशन होता है, बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। तो आपको मेनली वो रिएक्शन ही याद रखना है, और एंजाइम्स के नाम याद रखने हैं कि किस ग्लैंड से कौन सा एंजाइम सिक्रीट होगा, और वो एंजाइम कौन से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, और किस न्यूट्रिएंट के डाइजेशन में हेल्पफुल होगा। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।